हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी पेपर को डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से पता चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद खंड अ देखिए, वस्तुपरक प्रश्न। इसमें सबसे पहले आपको अपठित बोध दिया गया है। सारे जो क्वेश्चंस हैं वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर किए गए हैं। अपठित बोध दिया गया है। इसमें आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये जो अपठित गद्यांश दिया गया है ये योग के बारे में है। तो योग का विषय निसंदेह भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में 5000 वर्ष से भी पहले हुई थी और यह आज भी भारत की पूर्व पीढ़ियों द्वारा संजोई हुई परंपराओं में से एक बहुत ही सजीव परंपरा है और इसका उपयोगकर्ताओं की संख्या किसी भी दूसरी मानविकी, वैज्ञानिकी और तकनीकी विषयों से कहीं अधिक है। हाल ही के दशकों में योग के सिद्धांत और प्रयोग ने धनी पश्चिमी लोगों का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है, किंतु अभी भी योग को भारत के स्कूल और कॉलेजों में किसी भी पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जा सका है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में योग की यह उल्लेखनीय उपेक्षा अपनी जन्मभूमि में एक अजीब विरोधाभास है जिसे समझने की बहुत आवश्यकता होगी। पश्चिम में जब आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव डाली जा रही थी, तब स्वामी विवेकानंद जी ने 80 वर्ष पूर्व इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि योग को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया जा सकता है तथा इसे शैक्षणिक संस्थानों में भी पढ़ाया जा सकता है और यह हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे एक अन्य मानविकी विषयों से अधिक सार्थक सिद्ध होगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रश्न एक देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में सजीव परंपरा किसके लिए कहा गया है? तो सजीव परंपरा जो है वो योग को कहा गया है। योग को किसके जैसा बनाए रखने की आवश्यकता है? तो योग को जो है किसके जैसा, उतना ही महत्वपूर्ण और जितना दूसरी जो रहस्यवादी परंपराएं हैं। ग इसका आंसर हो जाएगा। योग को किसकी हैसियत से अपनाने की आवश्यकता है? तो योग को विज्ञान की तरह अपनाने की आवश्यकता है। सदियों से योग का केंद्र कौन रहा है? तो सदियों से योग का केंद्र जो है वो भारत रहा है। लेखक के अनुसार योग की कहाँ आवश्यकता है? तो योग की आवश्यकता है समस्त मानव जीवन के लिए। योग के विषय में कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो योग जो है भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण घटक है, ये भी सत्य है। भारतीय स्कूल व कॉलेजों में योग पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। ठीक है, इसमें ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। अभी तक इसको अनिवार्य अंग बनाया नहीं गया है पाठ्यक्रम का। उसके बाद है, यह आज पूर्व पीढ़ियों की तरह भारत में सजीव परंपरा है और योग समस्त मानव के लिए उपयोगी है। तो इसमें आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, तो यानी आपका आंसर ग रहेगा। नेक्स्ट देखिए, योग को वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया जा सकता है, यह विचार किस महान पुरुष का है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। लोग लेखक की योग में अभिरुचि है क्योंकि इसकी आज प्रासंगिकता है, तो घ इसका आंसर रहेगा। योग अपनी प्रकृति में कैसा है? तो योग जो है वो कैसा है? सार्वभौमिक है। आसक्ति शब्द का निम्न का विलोम क्या होगा? आसक्ति शब्द का अनासक्ति विलोम हो जाएगा। दिए गए पद्यांश को पढ़ना है प्रश्न 2 में और सर्वाधिक उपयुक्त जो विकल्प है वो चुनकर लिखने हैं। रखी गरीबी में भी साहस, करती तन का व्यापार नहीं, अस्मत की दौलत के आगे धन कुबेर स्वीकार नहीं। ऐसी शीलवान नारी के सम्मुख नतमस्तक सारा संसार, फूलों की खुशबू से महका नारी का निर्मल व्यवहार। सावित्री का बल है नारी, नारी त्याग है सीता का, रामायण के घर में जैसे पहरा भगवान भगवत गीता का। नारी घर की वैभव लक्ष्मी अन्नपूर्णा है, यह हर भाषा में गौरव गाथा, दुनिया में किसकी सदा कही। आस पड़ी संकट में नारी अपने घर के वारों से, दुर्गा बनके लड़ना होगा उस भेड़िए शियारों से, पहरेदारों की सूरत में छिपे हुए गद्दारों से। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? नारी का वर्णन किया गया है। नारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अस्मत जो है वो नारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नारी के विषय में सही विकल्प का चयन आपको करना है। नारी गरीबी में सांस खो देती है, इज्जत के आगे धन दौलत ठुकरा देती है, किसी भी परिस्थिति में अपने तन का व्यापार नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड और थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका गलत है, तो आंसर आपका ग रहेगा। नारी के त्यागमयी होने की समानता किससे की गई है? तो नारी के त्यागमयी होने की समानता सीता से की गई है। आज बड़ी संकट में नारी अपने घर के वारों से, पंक्ति का आशय क्या है? कि अपने ही घर में छिपे छिपे बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से आज नारी को खतरा है। अस्मत शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अस्मत का मतलब होता है इज्जत। शीलवान नारी के सामने नतमस्तक कौन है? तो सारा संसार जो है वो शीलवान नारी के सामने नतमस्तक है।
पद्यांश में गद्दार किसकी सूरत में छिपे हुए हैं? तो पद्यांश में गद्दार जो है वो पहरेदार की सूरत में छिपे हुए हैं। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित। तो निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प जो है वो चुनकर लिखने हैं। संपादक के नाम पर प्रकाशित होने का स्थान कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? संपादकीय पृष्ठ पर। नेक्स्ट देखिए, उचित मिलान यहाँ पर आपको करना है। तो फर्स्ट एक समाचार पत्र है, तो समाचार पत्र जो है इसका हो जाएगा, इसका नाम हिंदुस्तान टाइम्स है। कथानक, कथानक जो है क्या है? एक यहाँ पे आपका द्वंद्व ही हो जाएगा। स्वतंत्र पत्रकार, तो स्वतंत्र पत्रकार जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका? फ्रीलांसर। और मनोरंजन, लोक नाटक से हम क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किए गए काम के बीच बंटवारे को क्या कहते हैं? तो काम के बीच किए गए बंटवारे को बीट कहा जाता है। सुदर्शन कुमार भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों और संगठनों में लिखने वाले पत्रकार हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाएगा। किस लेख की अखबार की आवाज किस लेख को अखबार की आवाज माना जाता है? तो संपादकीय लेख को जो है अखबार की आवाज माना जाता है। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पर पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर जो है आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर आपको चुनने हैं। तो इसको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। पद्यांश में दीप जो है वो किसका प्रतीक है? यहाँ पे तो दीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, पद्यांश में किसको किसके साथ जोड़ने की बात कही गई है? तो उस व्यक्ति को समाज से जोड़ने की बात कही गई है। सही कथन का चयन करना है। दीप अत्यधिक माधुर्य से भरा है और व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय होना चाहिए। यह व्यक्ति 100 में ही पूर्ण है और इसे समाज की आवश्यकता नहीं है। ये और ये ठीक हो जाएंगे। थर्ड जो है ये आपका कथन सही नहीं है। तो विकल्प 1 और 2 सही है। पद्यांश में दीप को गर्भ भरा मदमाता क्यों कहा गया है? ठीक है, तो क्यों कहा गया है? दीप जो है वो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में वर्णित है, इसलिए कहा गया है। अंकुर की कौन सी विशेषता वर्णित की गई है? तो अंकुर की जो है निर्भयता पूर्वक सूर्य की ओर अंकुर निर्भयता पूर्वक सूर्य की ओर ताकता है, ये उसकी विशेषता बताई गई है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसको एक बार अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विशेषताओं की बात की गई है? तो इसमें कुटज की विशेषताओं की बात की गई है। लेखक किस चीज से प्रभावित है? तो कुटज के रूप और जीने की कला से लेखक प्रभावित है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर उनका आंसर लिखिए। तो इसके अंदर क्या है? कुटज सोने गिरी कांतार में भी मस्त बना हुआ है और कारण है उसकी कठोर जीवन शक्ति ही उसे इस प्रकार जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आंसर हमारा क रहेगा। कथन ए सही है और कारण सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, कुटज के विषय में सही कथन कौन सा है? तो कुटज के विषय में सही कथन है, विषम जलवायु में भी यह कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। नेक्स्ट देखिए, पुलकित शब्द का अर्थ क्या होगा? तो पुलकित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता जो है वो पुलकित शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 पर आधारित है। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। उचित मिलान करना है। तो इसमें आपका देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? जो है धामिन होगा विषहीन सर्प, क्लियर है। उसके बाद कोइया होगा देवी का फूल। अ, नहीं, ये हो जाएगा आपका गुड़हल जो है, गुड़हल हो जाएगा देवी का फूल। ठीक है, और बसीन जो है कमल की नाल हो जाएगा और कोइया जो है वो जल पुष्प हो जाएगा। आपका आंसर घ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव था, क्यों? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही है, सेकंड सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। तो आपका आंसर ग रहेगा। 1 व 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। धरती का वातावरण गर्म होने से यूरोप और अमेरिका की भूमिका सर्वाधिक रही है और हानिकारक गैसों द्वारा तापमान में वृद्धि, मौसम चक्र का बिगड़ना तथा पर्यावरण का असंतुलित होना। तो इसमें कथन ए सही और कारण आ जो है सही व्याख्या करता है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा रचित डैश रंग भूमि का अंश है। तो उपन्यास रंग भूमि का अंश है। मालवा में पहले पानी कैसे गिरता था? तो मालवा में पानी जो है बहुत अधिक गिरता था। औद्योगिकीकरण के विकास का प्रभाव हमारी नदियों पर किस प्रकार पड़ रहा है? तो जो औद्योगिकीकरण हुआ है उससे नदियां क्या हुई हैं? प्रदूषित हुई है। ठीक है, ख आंसर रहेगा। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर प्रकृति को किसके समान माना गया है? तो प्रकृति को जो है सजीव नारी के समान जो है वो माना गया है। अगला क्वेश्चन है, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न रहेगा।
इसमें किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, तो आप आसानी से इसमें यहाँ से लिख सकते हो। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, आज विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और गिरते नैतिक मूल्य का दुष्प्रभाव। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसमें देखिए गिरते नैतिक मूल्यों का दुष्प्रभाव, इस पे हम अनुच्छेद लिखेंगे। गिरते नैतिक मूल्यों का समाज और राष्ट्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। नैतिकता के पतन से व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्याय जैसे कृत्य आम हो जाते हैं और इससे कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। परिवार जो समाज की मूल इकाई है, नैतिक मूल्य के अभाव में भी खंडित होने लगता है। माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास की कमी और रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिलती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां पाना बन जाता है, जबकि नैतिकता और चरित्र निर्माण को नज़रअंदाज जो है वो किया जाता है। कार्य स्थलों पर भी अनैतिकता हावी हो जाती है, जिससे उत्पादकता और विश्वास में कमी आती है। ऐसे में नैतिक मूल्यों का संरक्षण और पुनः स्थापना आवश्यक है। हमें बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, संस्कारों में विकास करना और खुद को आदर्श प्रस्तुत करना होगा, ताकि समाज में नैतिकता का पुनर्जागरण हो सके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। तो 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, नाटक के लिए कथ्य क्यों आवश्यक होता है? तो नाटक के लिए कथ्य आवश्यक होता है ताकि कहानी के रूप को एक शिल्प और संरचना से पिरोया जा सके। घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों को सही क्रमानुसार रखकर शून्य से शिखर की ओर मंच के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके, यह नाटक की मुख्य आधारशिला होती है। कथ्य ही नाटक को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह पात्रों, संवादों और घटनाओं को जोड़ने वाला सूत्र होता है, जो दर्शकों को नाटक के माध्यम से एक सुसंगत और प्रभावशाली कहानी समझने में सहायता करता है। इसके बिना नाटक जो है वो कैसा हो जाता है? असंगठित हो जाता है और उद्देश्यहीन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है, कहानी के चरम उत्कर्ष के समय लेखक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आंसर रहेगा, कहानी के चरम उत्कर्ष के समय लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि कहानी में सस्पेंस, उत्सुकता और भावनात्मक प्रभाव बनाए रखा जाए। उत्कर्ष का यह क्षण कहानी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु होता है, इसलिए लेखक को इसे रोचक, तार्किक और प्रभावशाली बनाना चाहिए। इसके साथ साथ पात्रों के स्वाभाविक व्यवहार और कहानी के तर्क संगत प्रवाह का भी ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि पाठकों को कहानी यथार्थ और प्रासंगिक लगे। अगला प्रश्न है, कविता के सारे घटक किससे परिचालित होते हैं? तो कविता के जितने भी घटक होते हैं उनकी भावना और विचारधारा से परिचालित होते हैं। कवि के हृदय की भावना, उसके विचार, अनुभव और दृष्टिकोण कविता के विभिन्न तत्व जैसे छंद, लय, अलंकार, भाषा और शब्द चयन को दिशा देते हैं। इन घटकों का संयोजन कविता को संपूर्ण और प्रभावी बनाता है, जिससे पाठक या श्रोता उस भावनाएं और विचार से जुड़ पाते हैं जिसे कवि व्यक्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। तो पहला है, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है और इंटरनेट क्या है, इसकी खामियां बतानी है। तो देखिए, निम्नलिखित में पहला प्रश्न हमारा, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो विशेष रिपोर्ट जो है ये हो सकती है जैसे खोजी रिपोर्ट है, इन डेप्थ रिपोर्ट है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है, विवरणात्मक रिपोर्ट है, अनुसंधान आधारित रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट या तकनीकी रिपोर्ट। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इंटरनेट क्या है, इसकी खामियां बताइए। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटर और डिवाइसों को जोड़ता है। यह जानकारी साझा करने, संचार और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए उपयोग होता है। इंटरनेट की खामियां क्या क्या रहेंगी? पहला तो सुरक्षा समस्या रहती है, डाटा चोरी हो जाता है, साइबर अपराध होते हैं, फर्जी जानकारी, गलत समाचार और अफवाहें मिलती हैं। आसक्ति, अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर असर होता है। अनुचित सामग्री से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव है। डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच की कमी है। संभल कर उपयोग करने से इसके फायदे बढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 10, इसमें से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति में निहित निराला की वेदना पर प्रकाश डालिए। तो निराला जी का पूरा जीवन जो है वो दुखों के मध्य बीता है। पंक्ति, दुख ही जीवन की कथा रही, निराला के जीवन के संघर्षों और पीड़ाओं का प्रतीक है। उनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु, आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा ने उनके जीवन को वेदना से भर दिया। यह पंक्ति उनकी आत्मा की गहराई में बसे दुख और जीवन के प्रति उनकी दार्शनिक दृष्टि को उजागर करती है। इस प्रकार उनका जीवन एक दुखद कथा की तरह रहा। खाली कटोरों में वसंत का उतरना, इससे क्या आशय है? तो खाली कटोरों में वसंत का उतरना से आशय है कि भिखारियों के चेहरे पर चमक आ जाना। वसंत के आगमन से गंगा के घाटों पर लोगों का आवागमन बढ़ जाता है और उनसे भिखारियों के कटोरों में भीख आनी शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, कोयल और भैरव का कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोयल और भौरों का कलरव जो है
नायिका की विरह व्यथा को और बढ़ा देता है। विरहाग्नि में कहीं उसे जलाकर भस्म ना कर दे, इसलिए वह अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लेती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो कोई भी एक जो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही आप देख के जाइएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों के आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्मचारियों का ही काम है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर रहेगा, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रों का ही काम है। ठीक है, हर व्यक्ति को धर्म का रहस्य जानना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत वस्तु है और इसे समझने के लिए सभी को जो है क्या है, स्वतंत्रता है। तो मेरा जो है यहाँ पे दृढ़ मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए। धर्म को रहस्य बनाना अंधविश्वास की ओर ले जाना है। नेक्स्ट है, जनता राज्य की स्थिति और तो जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट करना है। तो यदि जनता राज्य की स्थिति पर ध्यान न दे तो राज्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। शासन निरंकुश हो सकते हैं, भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ सकता है और जनहित की अनदेखी होगी। लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, असमानता बढ़ेगी और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। जनता की जागरूकता राज्य की प्रकृति और न्याय सुनिश्चित करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रकृति के कारण विस्थापन अस्थायी होता है, आपदा टलते ही लोगों का अपने घरों में लौट आना संभव होता है। किंतु औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित हुए लोग जो है वो सदा के लिए अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज बन जाती हैं, फिर उनको तो हटाया नहीं जा सकता है, उनकी जमीन पर उद्योग स्थापित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक किस्सा प्रसंग जो है आपको व्याख्या करनी है। तो ये जो है इनकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, तो दोनों आप अच्छे से कर लीजिए और ये आंसर आप खुद से लिख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। सूरदास के चित्र के कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं और आज मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरता था, इसके क्या कारण है? निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। तो सूरदास के चरित्र के कौन से जीवन मूल्य प्राप्त होती है? तो निर्णय लेने की क्षमता, शत्रुओं के समक्ष हार नहीं मानना, कर्मशीलता, सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, प्रतिशोध की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, विषम परिस्थितियों में भी मन विचलित ना होना। ठीक है, आज मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरता था, इसके क्या कारण है? तो आज के समय में मनुष्य ने अपने लाभ के लिए औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया है। ठीक है, इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इससे जल थल और भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए। आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर आप देख सकते हो।